गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज का विषय यानी कि टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो आज का जो आपकी टेक्स्ट बुक यानी कि बसंत में लेसन 14 है लोकगीत। लोकगीत से तात्पर्य है कि प्रांतों में यानी कि गाँव में गाए जाने वाले साधारण भाषा में जो गीत होते हैं उनको लोकगीत कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में शादी ब्याह में या बच्चा जन्म लेता है जन्म उत्सव पर या पहले टाइम में जो है नहाने गंगा नहाने यमुना नहाने जाते थे तो लेडीजें जो हैं स्त्रियां लोकगीत के माध्यम से गाती हुई स्नान करने जाती है। तो इस तरीके से जो है भिन्न भिन्न त्योहारों पर जैसे सावन के फागन के और शादी के बच्चे के जन्म पर आदि भिन्न भिन्न प्रकार के गीत लोकगीत की संज्ञा में ही आते हैं। तो इसमें जो है लोकगीत किसके सबसे पहले जो है लोकगीत के लेखक कौन है उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो लोकगीत के जो है लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? बलिया जनपद में। किसमें हुआ था बेटा? बलिया जनपद के जो है उजियार गांव में, बलिया जनपद में इसका जन्म भगवत शरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले में, बलिया जिले के उजियार नाम गांव में, किसमें? नाम गांव में हुआ था। नामक गांव में सन 1910 ईस्वी में कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। किसका? भगवत शरण उपाध्याय का। भगवत शरण उपाध्याय का जो है जन्म बलिया जनपद के यानी कि जिले में उजियार नामक गांव में सन 1910 को हुआ था। इन्होंने बेटा हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं का गहरा अध्ययन किया और इतिहास का पुरातत्व पर भी इनका अधिकार था। पहले वे साधारण अध्यापक थे। कौन? भगवत शरण उपाध्याय जी पहले कौन थे? वे साधारण अध्यापक थे, परंतु आगे चलकर यानी कि मॉरिशस के जो है राजदूत बन गए। कहाँ के बन गए? मॉरिशस के राजदूत बन गए। मॉरिशस के जो है वो राजदूत बन गए। पहले कौन थे? वे अध्यापक के रूप में भगवत शरण उपाध्याय ने कार्य किया था और फिर जो है बेटा वो किसके यानी कि मॉरिशस के जो है क्या बन गए थे? राजदूत बन गए थे। क्या बन गए थे? मॉरिशस के जो है राजदूत बन गए थे। और इसके बाद इससे पहले यानी कि उन्होंने अध्यापक के रूप में भी कार्य किया था और इन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ साहित्य लेखन तो किया ही था यानी कि उसके साथ साथ जो है क्या किया था? यानी कि साहित्य लेखन के साथ साथ कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इनका जो है देहांत किसका? भगवत शरण जी का जो है देहांत यानी कि इनकी मृत्यु जो है बेटा कब हो गई थी? अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1900 कितने बताएंगे आप? क्योंकि इनकी जो मृत्यु थी वो सन 1982 ईस्वी में हो गई थी।
1982 ईस्वी में हो गई थी। तो 1910 में जो है बेटा ये पैदा हुए थे, यानी कि 72 ईयर के ही इन्होंने इतना कार्य किया था, यानी कि इन्होंने अध्यापक का भी कार्य किया। और ये मॉरिशस में जो है, मॉरिशस में कहाँ पर, मॉरिशस में राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और इन्होंने जो है अंग्रेजी और हिंदी साहित्य पर इनका पूर्ण अधिकार भी था, यानी कि पूरा अधिकार भी था। तो इन्होंने जो है लोकगीतों की रचना की। तो अब जो है मैं आपको लोकगीतों के बारे में बताना चाहूँगी। और ये जो है बेटा उपाध्याय जी, थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगी। 1982 में इनकी मृत्यु तो हो ही गई थी, लेकिन उपाध्याय जी ने जो है 100 से भी अधिक रचनाएं लिखी थी। इससे अधिक 100 से भी अधिक इन्होंने अपने साहित्य में रचना लिखी थी। सागर की लहरों पर, ठूंठा आम, गूंगा गोदावरी आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इन्होंने कौन सी भाषा का, यानी कि इन्होंने जो है सहज सरल तथा विषयानुकूल भाषा का भी प्रयोग अपने साहित्य की रचनाओं में इन्होंने संस्कृत के साथ साथ तद्भव तथा आंचलिक, यानी कि तद्भव तथा आंचलिक शब्दों का भी काफ़ी वर्णन किया है। तो ये था भगवत शरण उपाध्याय के जीवन के बारे में कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ था और इन्होंने किस किस रूप में जो है कार्य किया। मॉरिशस में राजदूत रहे थे और कुछ दिन जो है बेटा ये अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो लोकगीत का, यानी कि अब मैं आपको पाठ का सार थोड़ा बताना चाहूँगी। तो इस पाठ के में जो है उपाध्याय जी, यानी कि भगवत शरण उपाध्याय जी ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में गाए जाने वाले लोकगीतों के बारे में अच्छी जानकारी दी है। कौन सी जगह कौन से गीत गाए जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि लोकगीत लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन है। लेखक क्या कहते हैं, लोकगीत जो होते हैं वो मनोरंजन का साधन होता है, यानी कि लोगों के मनोरंजन का साधन तो होता ही है। जब गीत गाए जाते हैं अच्छा समय जो है व्यतीत हो जाता है बेटा। तो प्रमुख साधन है, इनका महत्व सबसे अधिक है क्योंकि इन गीतों का संबंध जनता से है। अब जिसको जनता पसंद करेगी तो उनका तो महत्व अधिक होगा ही। इन गीतों को गाने के लिए कोई साधन नहीं करनी पड़ती, यानी कि साधना कुछ लय ताल जिसको जैसा आता है वो ढोल और उसकी तो साथ ही इसको गा लेते हैं, ढोल मंजीरे के साथ ही इसको गा लिया जाया करता है। तो इन गीतों को गाने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, यानी कि अभ्यास, साधना मीन्स अभ्यास नहीं करना पड़ता। तो इसमें जो है गीतों को गाने के लिए त्योहारों, जैसे कहाँ कहाँ गाए जाते हैं ये गीत, त्योहारों पर, शादी में, विवाह आदि के अवसरों पर जो है स्त्रियां और पुरुष दोनों ही गीत गा सकते हैं, दोनों गा सकते हैं। ये नहीं कि स्त्रियां ही गाएं, लेकिन आदमी भी इनको गा सकते हैं। जैसा इसमें जो है एक समय था जब इन गीतों का शास्त्रीय संगीत जैसा महत्व नहीं था। इन गीतों को जो है अधिक महत्व नहीं देते थे, जैसे शास्त्रीय गीतों को जो है महत्व देते हैं तो ऐसे इनको महत्व नहीं देते थे। परंतु आज लोकगीत काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। लोकगीत अनेक प्रकार के हैं, जैसे मध्य प्रदेश के भील संथालों में के गीतों में जो है, किसमें? मध्य प्रदेश के भील संथालों के गीत, लोकगीत काफ़ी प्रसिद्ध है।
तो इन्हें जो है स्त्री और पुरुष एक दूसरे के जवाब के रूप में गाते हैं। उधर से एक लाइन वो बोलते हैं तो एक लाइन वो बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे के जवाब में इन गीतों को गाते हैं। पहाड़ी लोक गीतों को भी अलग ही पहचान है। वहाँ पर भी जो है कुछ लोग और स्त्री दोनों मिलकर इन गीतों को गाते हैं। यानी कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा बिहार पश्चिमी जनपदों में चेता, गजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत गाए जाते हैं। ये इनके नाम हैं। मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि लोकगीतों के नाम बताइए तो कौन कौन से हैं? चेता, गजरी, बारहमासा और सावन, फागुन आदि के गीत गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिब तथा राजस्थान में जो है ढोला मारू के गीतों का अपना ही महत्व है। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिब तथा राजस्थान के ढोला मारू के गीतों का जो है अपना ही महत्व है। इन गीतों में केवल कल्पना नहीं होती बल्कि आम जीवन का वर्णन भी होता है। जो अपना आम जीवन है उनका भी वर्णन इसमें गीत बना लेते हैं स्त्रियां या पुरुष। ये लोकगीत श्रोता के हृदय को छू लेते हैं। ये बहुत ही मन को उनके छू लेते हैं, यानी कि किसके? श्रोता, यानी कि सुनने वालों के। सुनने जो इनको सुनता है उनके मन में ये बस जाते हैं। श्रोता के मन को ये अच्छी तरीके से छू लेते हैं बेटा। कहरवा, बिरहा, दोबिया आदि बिहार और कौन सा? कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि बिहार तथा उत्तर प्रदेश के ऐसे गीत हैं जो लोगों की भीड़ को एकत्रित कर लेते हैं। यानी कि इतने अच्छे लगते हैं ये लोगों को कि इतने लोग जो हैं इनको सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इनकी भाषा आसपास के गांवों और क्षेत्रों की भाषा होती है। जैसे बिहार में तो वो अपनी भाषा में ही इनको गाया बजाया करते हैं। भोजपुरी का जो है विदेशिया लोकगीत श्रोता के हृदय में करुणा और विरह के रस उत्पन्न करता है। कहाँ? भोजपुरी का विदेशिया लोकगीत। भोजपुरी का जो है भोजपुरी का विदेशिया गीत जो है लोगों को यानी कि उनके हृदय को करुण और विरह के रस में उत्पन्न करता है। जगनिक का आल्हा लोकगीत का अपना ही महत्व है और उसका राग और बोल सब गीतों से अलग है। किसका? जगनिक का आल्हा। आल्हा, आल्हा बोलते हैं इसको, आल्हा। किसका? जगनिक का आल्हा जो गीत गाया जाता है। तो इसका राग और बोल सब गीतों से अलग है। इन गीतों का सम्मान प्राय जो है नायिकाओं से होता है, यानी कि इन्हें पुरुष भी गाते हैं। प्राचीन काल में ही स्त्रियां त्योहारों, अवसरों पर, नहाते समय, विवाह के अवसर पर, नदियों में अनेक प्रकार के लोकगीत गाती थी। तो महाकवि कालिदास ने भी इन गीतों का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है कि बारहमासा लोकगीत काफ़ी लोकप्रिय था जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं और त्योहारों के अवसर पर अनेक कंठों से जो है इनको गाया जाता है। किससे? कंठ से, गले से इनको गाया जाता है। किनको? लोकगीतों को। तो इसमें जो है गाया जाता है वाला यानी कि प्रभावशाली लगता है। कंठों से गाया जाने वाला गीत जो है बड़ा ही प्रभावशाली लगता है। प्राय गांव की स्त्रियां सभी ऋतुओं में समूह के रूप में लोकगीत गाती हैं। जैसे फसल काटते हुए भी कुछ स्त्रियां जो है बेटा गीत गाती हैं। जब फसल पकती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं तो उन पर भी वे गीत गा लेती हैं और उनके कार्य भी जो है जल्दी जल्दी
हो जाते हैं। तो सभी ऋतुओं में समूह के रूप में लोकगीत गाती हैं। होली और गजरी ऐसे गीतों में काफ़ी प्रसिद्ध है। पूरब की बोलियों में प्राय विद्यापति के गीत गाए जाते हैं और गरबा नाक लोकगीत गुजरात का है। गरबा जो है कहाँ पर गाया जाता है, यानी कि गुजरात में गाया जाता है। आपने तारक मेहता के उल्टा चश्मे में देखा होगा, गुजराती गरबा खेलते हैं वहाँ पर। तो जिसे वहाँ की स्त्रियाँ घेरा बनाकर घूमती है, जैसे हमारे यहाँ का भी पहले फागुन खेला जाता था, गोल गोल घूमकर घेरा बनाकर और तालियां बजा बजा कर और रुक रुक कर जो है वो गीत गाए जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत खूब गाए जाते हैं और इन गीतों से उनका जीवन सुखद बनता है। तो ये मैंने आपको लोकगीतों के बारे में बताया और आपको जो है मैंने किसके बारे में बताया, यानी कि भगवती शरण उपाध्याय के संक्षिप्त जीवन परिचय भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप पूछ सकते हो, तो आपका टाइम होता है अब। एक बार आप देखिएगा जो मैंने आपको बताया है वो आपको आता है या नहीं। इसको बेटा याद करिएगा कि भगवत शरण जो है इनका उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था। फिर मैं ये इरेज करके आपसे पूछूंगी कहाँ हुआ था। तो ये याद करिएगा। मैं पूछती हूँ आपसे, आपको ना हर पाठ के राइटर का नाम, उनका जन्म हमेशा याद होना चाहिए। कौन सा पाठ किसके द्वारा रचित है, किसने लिखा है, प्रत्येक पाठ के जो है राइटर आपको बेटा याद होने चाहिए इनके। तो बेटा आपने देखा, कुछ हुआ, आपको पता लगा क्या मैंने अभी तक आपको कराया था? तो चलो कोई नहीं, खैर मैं आपको एक बार फिर दोहराई करा देती हूँ। जो इसे लोकगीत के राइटर हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं और उनका जन्म जो है बेटा बलिया के जनपद यानी कि जिले में उजियार नामक गांव में हुआ था। सन 1910 में हुआ था और उन्होंने जो है बेटा हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं का बहुत गहरा अध्ययन किया था। किसमें? हिंदी और संस्कृत भाषाओं का बहुत ही गहरा अध्ययन किया था और इतिहास का पुरातत्व भी उनका इतिहास का जो पुरातत्व पर जो है उनका अधिकार था। पहले भी एक साधारण अध्यापक के रूप में
इन्होंने कार्य किया था, परंतु आगे चलकर मॉरिशस में के जो है राजदूत वे बन गए थे। कहाँ के? मॉरिशस के राजदूत बन गए थे और उन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। और अगर इनकी मृत्यु के बारे में देखा जाए तो इनकी मृत्यु जो है 1982 यानी कि 1982 में जो है बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी। और उपाध्याय जी ने जो है 100 से भी अधिक यानी कि 100 यानी कि उससे भी अधिक जो हैं इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे सागर की लहरों पर, ठूंठा आम, गंगा गोदावरी आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेखनीय रही हैं। और इन्होंने अपनी इन रचनाओं में कैसी भाषा का प्रयोग किया था? भगवत शरण उपाध्याय जी ने जो है अपनी सभी रचनाओं में सहज सरल विषय के अनुसार भाषा का जो है प्रयोग किया था। और साहित्य रचनाओं में उन्होंने संस्कृत के शब्दों का साथ साथ जो है तद्भव तथा आंचलिक शब्दों का भी इन्होंने खुलकर प्रयोग किया था अपनी भाषा में। तो ये था आपके लोकगीतों के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी का संक्षिप्त मैंने आपको परिचय बताया है। तो ये भी बेटा आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। और बेटा मैंने पाठ का सार भी आपको बताया है। गाँव में प्रांतों में बोला जाने वाले भिन्न भिन्न जो है समय पर जो गीत गाए जाते हैं तो उनको जो है लोकगीत कहते हैं। और ये लोकगीत जो है ढोलक की ताल पर और मंजीरे की ताल से ही इनको गा बजा लिया जाता है। इनको सीखने के लिए जो है बेटा कुछ विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, कुछ विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसको जैसा आता है वो ऐसा ही गा लेता है। तो एक के साथ साथ जो है पहले जो गायक या गायिका बोलेंगी उसके पीछे पीछे फिर सभी स्त्रियां बोलती है। तो ये गीत जो है इस प्रकार गाए जाते हैं। तो आज जो है मैंने आपको 6th क्लास में लेसन 14 लोकगीत के पाठ का सार और इसके राइटर जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इसके पूरी डिटेल्स आपको बताई है। तो आपको जो है बेटा ये याद होना चाहिए और आपको जो है इस लेसन की जो है सभी बच्चे रीडिंग करेंगे अच्छी तरह। और मुझे आशा है सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अपने पास बैठा के ये जो है वीडियो दिखाए जिससे कि बच्चों को नॉलेज हो। तो इस तरीके से हम अपने कार्य पर कार्यरत हैं, यानी कि अपना कार्य जो है बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, तो हम बच्चों को किसी कार्य से वंचित नहीं होने दे रहे और जैसे क्लासेज में कार्य होता है ठीक उसी तरीके से इनको दिन प्रतिदिन जो है हम कार्य दे रहे हैं। तो सभी अभिभावक से जो है मेरी निवेदन है वो बच्चों को अवश्य वीडियो दिखाएं और कार्य कराएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।